एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं स्नेहलता। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। जंग के बीच बंधकों से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। हमास ने 2 बंधकों को रिहा किया है। दावा यह है कि अमेरिकन नागरिकों को रिहा करा गया है हमास की ओर से। कतर की मध्यस्थता के बाद इन्हें छोड़ा गया है। अमेरिकन मां बेटी हैं जिसे हमास ने रिहा किया है। मिस्र में रेड क्रॉस को मां बेटी सौंपी गई हैं। मानवीय आधार पर 2 बंधकों के छोड़ने का दावा हमास की ओर से किया जा रहा है। बड़ी खबर, अमेरिकन मां बेटी जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन्हें कतर की मध्यस्थता के बाद छोड़ा गया है। ये बड़ी खबर मिल रही है। हमास की ओर से इन्हें रिहा किया गया है। आपको बताएं, लगभग 200 बंधकों को हमास अपने साथ ले गया और इन बंधकों में 2 नागरिकों के छोड़ने की बात सामने आ रही है। कतर की मध्यस्थता के बाद मां बेटी जिनकी तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, अमेरिकन मूल, ये दोनों ही बंधकों को मानवीय आधार पर छोड़ने की खबर मिल रही है हमास की ओर से। मिस्र में रेड क्रॉस को ये मां बेटी सौंपी गई हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। अमेरिकन है मां बेटी और हमास की ओर से इन्हें रिहा किया गया, ये दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है मानवीय आधार पर इन दोनों ही बंधकों को छोड़ा गया है। अमेरिकी नागरिकों की रिहाई पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लिखा, हमने इजरायल के खिलाफ भीषण आतंकवादी हमले के दौरान हमास द्वारा बनाए गए 2 अमेरिकियों को रिहाई उनकी सुनिश्चित कर ली है। हमारे साथी नागरिकों ने पिछले 14 दिन के भीतर एक भयानक परीक्षा को सहन किया है। मुझे खुशी है कि वो जल्द ही अपने परिवार से मिलेंगे। तो देखिए, ये ट्वीट किया गया है 2 अमेरिकन नागरिकों की रिहाई के बाद से, जिन्हें बंधक बना लिया गया था हमास की ओर से। 7 तारीख का वो हमला, जिस हमले में कई लोगों के मारे जाने के साथ लगभग 200 के करीब इजरायल के नागरिकों को बंधक बनाया हमास में, उसमें 2 महिलाएं जो कि मां बेटी हैं, उनके रिहाई पर क्या ट्वीट किया है राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, वो देखिए आप, जहां पर उन्होंने खुशी जाहिर की है कि जल्द ही वो अपने परिवार से मिलेंगे। इजरायल घूमने के लिए बताया जा रहा है ये मां बेटी पहुंची थी। इसी बीच आपको बताएं, आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का बड़ा दावा, आईडीएफ के 2 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। लेबनान बॉर्डर से इन पर हमला किया गया है और दावा यह किया जा रहा है कि आईडीएफ के 2 सैनिकों को मार गिराया गया है। हिजबुल्लाह का यह बड़ा दावा है। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने यह दावा किया है कि हमले में आईडीएफ के 2 सैनिकों को उन्होंने मार गिराया है। यह घटना हुई लेबनान बॉर्डर, जहां पर हमला किया गया। हिजबुल्लाह का दावा यह है कि आईडीएफ के 2 सैनिकों को मार गिराया गया है। लगातार हिजबुल्लाह भी चुनौती है और इस तरफ से जहां हमला किया गया लेबनान बॉर्डर पर, आईडीएफ के 2 सैनिकों के मार गिराने का दावा हिजबुल्लाह की ओर से किया जा रहा है। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का यह बड़ा दावा है, जहां लगातार लेबनान बॉर्डर पर इनकी सक्रियता है। ऐसे में इनका कहना यह है कि लेबनान बॉर्डर पर जो हमला हुआ, इस हमले में आईडीएफ के 2 सैनिकों को इन्होंने मार गिराया है। वो आतंकी संगठन जो वास्ता रखता है लेबनान से, और दावा यह है कि लेबनान बॉर्डर पर हमला किया गया और इस हमले में आईडीएफ के 2 जवानों को मार गिराया गया है और इसकी जिम्मेदारी भी ली। और उधर इजरायली एयरफोर्स का बड़ा दावा, अब तक गाजा की तरफ से 6,900 रॉकेट दागे गए हैं। 450 रॉकेट गाजा के भीतर ही गिरे हैं। हमास के 1000 से ज्यादा आतंकी मार गिराए गए हैं। 200 नागरिकों को आपको बताएं बंधक भी बनाया गया है। ये आईडीएफ की ओर से जानकारी आंकड़ों के साथ साझा की गई है। बड़ी खबर, इजरायली एयरफोर्स की ओर से यह बड़ा दावा किया गया है। गाजा की तरफ से 6,900 रॉकेट दागे गए। 450 रॉकेट गाजा के भीतर ही गिरे हैं। हमास के 1000 से ज्यादा आतंकी मार गिराए गए हैं। 200 को बंधक बनाया गया है। आईडीएफ ने ये जानकारी दी है। जिस तरीके से युद्ध, और उस बीच इजरायली एयरफोर्स का यह बड़ा दावा कि अब तक गाजा की तरफ से 6,900 रॉकेट दागे गए हैं। 450 रॉकेट गाजा के भीतर ही गिरे हैं। हमास के 1000 से ज्यादा आतंकी मार गिराए जाने का दावा भी आईडीएफ करता है। 200 नागरिकों को बंधक बनाने का भी दावा आईडीएफ की ओर से किया गया है। और उधर फ्रांस की खुफिया विभाग का बड़ा दावा, अस्पताल अटैक पर हमले के सबूत नहीं है। आईडीएफ के हमले के सबूत नहीं मिले हैं, फ्रांस का कहना है। अल एली बैपिस्ट पर मिसाइल अटैक हुआ था, हॉस्पिटल पर अटैक हुआ था। इस पर हमास की ओर से आरोप ये थे कि इजरायल के ओर से ये हमला किया गया अस्पताल में, लेकिन यहां पर आईडीएफ के हमले के सबूत नहीं मिले हैं, फ्रांस का ये कहना है। अल एली बैपिस्ट हॉस्पिटल पर यह अटैक हुआ था। तो देखिए,
टैंक तैयार है, बटालियन रेडी है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने सैनिकों के बीच पहुंच रहे हैं। वॉर कैबिनेट की मीटिंग में नए नए प्लान बन रहे हैं। सब कुछ तो है, लेकिन देखिए ना, फिर भी इजराइल गाजा में दाखिल क्यों नहीं होता है? इंतजार किस बात का है? आखिर क्या वजह है कि 14 दिन बाद भी इजराइल ने अपने सैनिकों को फाइनल मार्च का ऑर्डर ही नहीं दिया? क्या किसी तरीके की रुकावटें हैं जो इजराइल की आर्मी, उसके रिजर्व फोर्सेस के आड़े आ रही हैं? पड़ताल हमने की, कुछ जवाब मिले भी। देखिए इस रिपोर्ट में। चौदह दिन से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। गाजा बॉर्डर पर टैंक पहुंच गए। इजराइल की रिजर्व फोर्स स्टैंड बाय मोड पर है। तैयारी पूरी है और अब तो खुद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सैनिकों से मिलकर आ गए। जोश भरा और आगे के ऑपरेशन के प्लान सीनियर अफसरों से डिस्कस भी किया। פה הם הלוחמים של גולני, הם באים מכל חלקי הארץ, הם לחמו כמו אריות, אם ילחמו כמו אריות, אתם מוכנים להמשך? כן! אנחנו הולכים לנצח בכל העוצמה, אתם מוכנים? כן! כל עם ישראל עומד מאחוריכם, ואנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו, כדי שנשיג ניצחון לניצחון. מוכנים? כן! इसी तरह का दौरा इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट का भी था। युद्ध के मोर्चे पर तैनात सैनिकों के बीच गए। रक्षा मंत्री ने फोर्स के सामने ये कहते हुए देर नहीं लगाई कि अब गाजा को अंदर से देखने का वक्त आ गया। मतलब ये कि किसी भी वक्त गाजा में दाखिल होने वाला ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर देंगे। יהיו פה 3 שלבים עקרוניים. ראשית, אנחנו נמוטט את ארגון החמאס, נשמיד את התשתיות הצבאיות שלו והשלטוניות שלו. זה דבר ראשון. זה שלב שלא יהיה קל, יהיו לו מחירים. אנחנו נצטרך פה את התמיכה של כולנו על העניין הזה בצה"ל. שלב הבא אחריו יהיה יותר ממושך. सैनिक रुके हुए हैं, लेकिन हमारा कैमरा और रिपोर्टर नहीं। जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा, जिस गाजा पट्टी के पास जाने भर से इजराइल के कान खड़े हो जाते हैं, वहां हमारे संवाददाता पहुंचे। एक कदम गाजा के अंदर था तो दूसरा इजराइल में। वही जगह जहां से हमास के आतंकियों ने फेंसिंग की तार काटकर 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया था। मैं गाजा पट्टी में हूं, मेरे कैमरामैन मान इस समय इजराइल में है। ये जो फेंस है आपको दिखाई दे रही है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट लगातार दौड़ता रहता है। हालांकि अभी इस करंट को रोका गया है, इससे डिस्कनेक्ट किया गया है, लेकिन ये आपको साफ साफ दिखाई देगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं। और हमें आईडीएफ द्वारा बताया गया है कि इस पूरे फेंसिंग पर, जो कि इजराइल और गाजा पट्टी को अलग करता है, उसमें करंट लगातार दौड़ता रहता है। इसके बावजूद हमास के आतंकी 7 तारीख को आ पाए। मेरे दाईं तरफ आपको दिखाई देगा, क्योंकि मैं गाजा पट्टी पे ज़मीन पर हूँ मैं अभी, तो ये दाईं तरफ का इलाका आपको देखिए, ये गाजा पट्टी है। और यहाँ पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस भी बहुत रेयरली जाती हैं, अगर जाती भी हैं कुछ 100 मीटर दूर जाके एक लाइन ऑफ विजन देख के कि कहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, उसके बाद में वो यहाँ से तुरंत ही 2-3 मिनट बाद मूव कर जाती हैं। और अब गाजा पट्टी से हम इजराइल की तरफ एंटर कर गए। सवाल है कि गाजा के इतना करीब होकर भी इजराइल का ऑपरेशन दूर क्यों दिखता है? ऐसी क्या मजबूरी है जो वो अभी तक गाजा में दाखिल नहीं हुआ? एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहला जवाब है होस्टेज क्राइसिस और दूसरा है अमेरिका का ब्लंट रिएक्शन। पहले बंधकों की बात करते हैं। आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स ने पहली बार बंधकों की पूरी जानकारी रिलीज की। बताया, गाजा पट्टी में जो 200 बंधक हैं, उनमें से 20 ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है। 10-20 ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 60 के ऊपर है, यानी बुजुर्ग। इनमें से ज्यादातर अभी जिंदा हैं। हमास अपने साथ इजराइल से कई शवों को भी ले गया। तो इजराइल इसीलिए रुका हुआ है क्योंकि 200 इजरायली जिंदगियों का सवाल है। और ऐसे भी कई लोग हैं जिनके पास अमेरिका और दूसरे देशों की नागरिकता भी है। इजराइल को आशंका है कि अगर गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया तो हमास इन बंधकों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करेगा। शायद इसी का काउंटर निकालने की तैयारी है। To completely destroy Hamas. We will entirely dismantle its military and governing capabilities on the head of a single Israeli citizen. We will wipe Hamas off the face of the map. जब जो बाइडेन इजराइल आए थे तो उन्होंने इजराइल का पूरी तरह सपोर्ट करने का ऐलान किया।
हो सकता है आने वाले दिनों में अरबों डॉलर का फंड भी जारी हो जाए। लेकिन जैसे ही जो बाइडन एयरफोर्स 1 में बैठकर वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए, उनके सुर बदल गए। कह दिया कि फिलिस्तीन और गाजा इशू पर नेतन्याहू के साथ काफी ब्लंट बातचीत की। सिविलियंस को कुछ नहीं होना चाहिए। Up to 20 trucks. This has been a very blunt negotiation I've had. And so we want to get as many of the trucks out as possible. There's, I guess, 150 or something there. Not all of them will go. The first tranche, if there's a second tranche, see how it goes. वैसे इजराइल के सामने होस्टेज क्राइसिस वाली ऐसी सिचुएशन 1976 में भी आई थी। तब पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के मेंबर्स ने एयर फ्रांस का प्लेन हाईजैक कर लिया था। वो उसे युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट ले गए। जब पता चला कि इसमें 100 इजरायली भी मौजूद थे, तो इजराइल ने उन्हें बचाने के लिए ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाया। तानाशाह ईदी अमीन की नाक के नीचे से यहूदियों को बचाकर वापस ले आए। हो सकता है इस वक्त भी कोई ऐसा ही ऑपरेशन प्लान हो रहा हो, फिर इसी के बाद ग्राउंड ऑपरेशन चले। देखिए, इजराइल गाजा में क्या करेगा, कब करेगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन मॉस्को से लेकर मिडिल ईस्ट तक जंगी तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ईरान ने अमेरिका को धमकी दी, आज अपने अंडरग्राउंड मिसाइल बेस की ताकत दिखाई। सीरिया और इराक में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ। यमन के विद्रोहियों ने इजराइल के क्रूज पर मिसाइलें छोड़ी। अमेरिका के युद्धपोत ने उन्हें बर्बाद कर दिया। क्या ये सब इत्तेफाक है या महाजंग की आहट? गाजा पर ग्लोबल वॉर की कैसी तैयारियां चल रही हैं, जिन्हें दुनिया महायुद्ध की आहट मान रही है। वॉर फ्रंट पर अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ है। रूस ने अमेरिका को रोकने के लिए किस तरह का चक्रव्यूह रचा है? हमास और हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो सीरिया और इराक में अमेरिकी बेस पर हमले होने लगे हैं। आखिर किसने छेड़ दी अमेरिका के खिलाफ जंग? इजराइल और हमास युद्ध के बीच ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड ड्रोन मिसाइल्स की नुमाइश करके अमेरिका को आखिर क्या मैसेज दिया? वॉर जोन में बड़े डेवलपमेंट हुए। 24 घंटे में बहुत कुछ बदला। अमेरिका रूस की अदावत और बढ़ी। इजराइल के खिलाफ और मुस्लिम मुल्क खड़े हुए। लेकिन दुनिया में महायुद्ध की मुनादी इन 4 तस्वीरों से होने लगी। गाजा पर ग्लोबल वॉर हुटर इन्हीं 4 तस्वीरों से बजा। लेकिन कैसे और क्यों, सिलसिलेवार तरीके से समझिए। तस्वीर नंबर 1, ईरान का पावर शो। हमास इजराइल बैटलफील्ड में है। हरकत में तो ईरान भी है। तस्वीरें तेहरान से आई। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के जनरल और कर्नल वॉर मोड में आ चुके हैं। तेहरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल बेस का मुहाना खोला, दुनिया के सामने ताकत की नुमाइश की। तेहरान का यह बारूदी जखीरा ऐसी जगह है जिसका परमाणु बम भी बाल बांका नहीं कर सकता। तस्वीर नंबर 2, तेल अवीव में यूएस का बारूद। वक्त सुबह ठीक 7:15। तेल अवीव के पास रेमन एयरपोर्ट। 1000 टन बारूद लेकर अमेरिका का कार्गो जेट लैंड हुआ। लेजर वेपन वाले कार्टून उतरे, रॉकेट लॉन्चर, टैंक की मिसाइलें और बहुत कुछ पेंटागन से आया। तैयारी बड़ी जंग की है। ये सब क्यों हुआ, क्यों ईरान एक्टिव है? इसकी वजह ये 2 तस्वीरें हैं। 7 अक्टूबर से बैटलफील्ड में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। बड़ा मूवमेंट 15 अक्टूबर को रूस की सरहद के बिल्कुल करीब अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए, यूएसएस गेराल्ड और यूएसएस आइजनहावर। ठीक 3 दिन बाद रूस ने ब्लैक सी में किंजल मिसाइल तैनात की। रूस ने जो बारूदी चक्रव्यूह रचा, 24 घंटे में उसके रिएक्शन मिडिल ईस्ट से भी आया। तारीख 19 अक्टूबर, हूती हमास का मिसाइल अटैक, यूएस एयरक्राफ्ट का डिफेंस। हमास के साथ लेबनान का टेरर ग्रुप हिजबुल्लाह खड़ा है। 19 अक्टूबर को वॉर जोन से भयंकर तस्वीर आई। अब एक तीसरी जगह से इजराइल पर हमले की शुरुआत हो चुकी है। ये जगह है यमन।
यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल को तबाह करने के लिए क्रूज मिसाइलें दागी, ड्रोन अटैक भी किए, लेकिन देवदूत बनकर अमेरिका के जंगी बेड़े ने हूती विद्रोहियों के इस हमले को नाकाम कर दिया। इससे चंद घंटे पहले सीरिया इराक में बड़ा बारूदी डेवलपमेंट हुआ। तारीख 19 अक्टूबर, इराक जॉर्डन बॉर्डर, अल तनफ यूएस एयरबेस। अमेरिका इजराइल के सपोर्ट में है तो मिडिल ईस्ट में इसके साइड इफेक्ट दिखाई दिए। इराक जॉर्डन की सीमा पर बम ड्रोन अटैक हुआ, निशाना बने अमेरिकी बेस। हमले की लोकेशन थी अल-जोर का कोनोको ऑयल एरिया, जिसके पास यूएस आर्मी बेस है। इराक में अमेरिका के 2 एयरबेस पर 3 ड्रोन दागे गए। सैनिकों को मामूली चोटें भी आई, लेकिन यूएस आर्मी ने हमलावरों को खदेड़ दिया। हमला तो सीरिया में भी अमेरिकी बेस पर हुआ। लेबनानी आतंकी और ईरान समर्थक आतंकी बार बार इजराइल को चुनौती दे रहे हैं। अमेरिका की भी हालत खाड़ी देशों में खराब होने वाली है, क्योंकि इजराइल को समर्थन देना उसे महंगा पड़ सकता है। अगर ऐसी ही जंग छिड़ी रही तो अमेरिका को मजबूरन इस जंग में इजराइल के साथ उतरना होगा, क्योंकि अमेरिका भी अपने दुश्मनों को नहीं बख्शता है। तो क्या वेस्ट और मिडिल ईस्ट में बढ़ती ये नफरत महाजंग में तब्दील होगी? अगर हालात जल्द काबू में नहीं आए तो खासी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दुनिया इसी डेवलपमेंट से फिक्रमंद है। देखिए, ये सभी जानते हैं कि वो नफरत ही तो थी जिसकी वजह से हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया, बेगुनाहों को मारा, बच्चों के शवों से बर्बरता की। याद है ना, फराज और राइम में आपको आतंकी हमले के सबूत भी दिखाए थे। अब इसी अटैक पर एक और खुलासा हुआ है। पता चला है कि जो आतंकी आए थे वो नशे की हालत में थे। उन्होंने एक खास तरीके की ड्रग्स ली थी। क्या है ये ड्रग और क्यों बार बार नेतन्याहू कहते हैं हमास ही आईसिस है? क्या इजराइल पर हमले के वक्त हमास के आतंकी नशे में थे? क्या आतंकी सही और गलत में फर्क करने की हालत में नहीं थे? क्या ड्रग्स देकर फिलिस्तीनी युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता है? इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर जब हमास के आतंकियों ने अचानक धावा बोला था, उस वक्त हमास के आतंकी अपने होशो हवास में नहीं थे। क्योंकि इजराइल पर हमले से पहले हमास के दहशतगर्दों ने कैप्टागोन नाम की एक सिंथेटिक ड्रग्स ले रखी थी। किसी आम दवा की गोली की तरह ही दिख रही ये सफेद गोलियां ही कैप्टागोन होती हैं, जिसकी गिनती सिंथेटिक ड्रग्स में की जाती है। 1961 में पहली बार जर्मनी में इसे बनाया गया था ताकि कम नींद और डिप्रेशन के मरीजों का इलाज किया जा सके। इसे बनाने में कई तरह के केमिकल का इस्तेमाल होता है। 1986 में कैप्टागोन को बैन कर दिया गया, लेकिन अरब देशों में जब इसकी डिमांड बढ़ने लगी तो यूरोप से बचा हुआ स्टॉक मिडिल ईस्ट भेज दिया गया, जहां इस कैप्टागोन नाम के ड्रग को जमकर बेचा गया। अरब देशों के ड्रग्स तस्करों ने इस दवा में केमिकल की मात्रा बढ़ाई और इसके असर को और तेज करके नशे की गोली बना दिया। कैप्टागोन जो ड्रग है वो एक एम्फीथेटामाइन स्टिमुलेंट है जो सीरिया में, लेबनान में और टर्की में मैन्युफैक्चर होती है और ये स्मगल की जाती है। और हमास के जितने भी बच्चे हैं और यंग लड़के लड़कियां हैं उनको इसकी लत लग चुकी है, इनकी आदत है। वैसे 7 अक्टूबर के हमले से पहले हमास आतंकियों के ड्रग्स लेने की बात यूं ही सामने नहीं आई है। 8 साल पहले जब सीरिया और इराक में आतंकी संगठन आईसिस खून खराबा करता था, तब ये बात सामने आई थी कि आईसिस के आतंकवादी भी इस नशीली गोली का इस्तेमाल करते हैं ताकि आतंकियों के दिमाग में ना तो किसी तरह का खौफ हो और ना ही किसी की हत्या करते हुए उनके हाथ कांपे। क्योंकि कैप्टागोन लेने से इंसान का दिमाग तो काम करने लगता है, लेकिन उसे मति भ्रम हो जाता है, यानी उसे अच्छे बुरे में फर्क करने में मुश्किल होती है। कैप्टागोन से नर्वस सिस्टम तेज हो जाता है, ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ज्यादा इस्तेमाल से याददाश्त तक जा सकती है। हार्ट अटैक, नर्वस सिस्टम खराब होने के अलावा लिवर और किडनी फेलियर का खतरा भी बढ़ जाता है। पहले ये इस्तेमाल होती थी, जिनको डिप्रेशन होता था उनके लिए होती थी, पर आजकल ये टेररिस्ट लेने लग गए हैं और जब भी वो मिशन में जाते हैं तो उनको ये ड्रग दी जाती है और लंबे टाइम में उनको एम्बुश में भी बैठना पड़ता है, तो उसके लिए भी उनको इससे फ़ायदा मिलता है।
लेबनान और सीरिया में बड़े पैमाने पर कैप्टागॉन तैयार की जाती है और दुनिया भर में इसकी तस्करी भी होती है, जिससे बड़े पैमाने पर वहां की सरकारें और आतंकी संगठन पैसा कमा रहे हैं। सीरिया में साल 2020 में कैप्टागॉन की तस्करी से $3.5 अरब का अवैध कारोबार हुआ, जो सीरिया के कुल निर्यात के 5 गुना से ज्यादा था। लेकिन हिजबुल्लाह और हमास जैसे कई आतंकी संगठन फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया और इराक में नौजवानों को बरगलाने और दहशतगर्दी की आग में झोंकने के लिए कैप्टागॉन जैसे सिंथेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद आईसिस और हमास के आतंकी और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि बार बार बेंजामिन नेतन्याहू भी हमास की तुलना आईसिस से कर रहे हैं। वो कहते हैं हमास ही नया आईसिस है। 7 अक्टूबर की बात हुई, अब 17 अक्टूबर वाले हमले का भी जिक्र करना जरूरी है। याद है ना, गाजा सिटी के अस्पताल पर रॉकेट गिरा था। हमले में 500 लोगों के मारे जाने का दावा हुआ। फिलिस्तीन, ईरान, हमास, मुस्लिम वर्ल्ड सभी ने इजरायल को जिम्मेदार ठहराया। इजरायल ने कहा कि हमास हमला जो है हमास की ओर से हुआ, ऑडियो वीडियो सबूत दिए। लेकिन सवाल ये है कि हमले में किसी की मौत के आंकड़े को वेरीफाई करता कोई भी नजर नहीं आया। क्या वाकई 500 लोग मारे गए या फिर सच्चाई कुछ और ही है? गाजा पट्टी के अल अहली अस्पताल पर जो धमाका हुआ, उसने इजरायल के खिलाफ अरब देशों में लगी आग को और हवा दे दी। इस हमले का नतीजा ये हुआ कि इजरायल के साथ खड़े अमेरिका के खिलाफ फिलिस्तीन के साथ खड़े तमाम मुस्लिम देशों को और नाराज कर दिया। मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, इराक, ईरान समेत कई मुस्लिम देशों में इजरायल के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। यहाँ तक कि जॉर्डन ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ होने वाली बैठक तक रद्द कर दी, क्योंकि अस्पताल पर हुए हमले में करीब 500 बेगुनाहों की जान जाने की बात सामने आई थी। लेकिन फ्रांस के अखबार ने अल अहली अस्पताल हमले की पड़ताल के बाद धमाके में 500 लोगों की मौत के दावे को गलत बताया। फ्रांसीसी अखबार का कहना है कि अस्पताल में हुए हमले में 500 नहीं बल्कि सिर्फ 10 से 15 लोगों की मौत हुई। लेकिन हमास समर्थित अखबार गजा ने तथ्यों को गलत तरीके से पेश करते हुए मरने वालों का आंकड़ा 471 से 500 तक बता दिया। इसी आंकड़े ने इजरायल के खिलाफ मुस्लिम देशों की नाराजगी में आग में घी का काम कर दिया। इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर से जारी अल अहली अस्पताल परिसर की इन 2 अलग अलग सैटेलाइट तस्वीरों को देखिए। एक तस्वीर अस्पताल में धमाके से पहले की है और दूसरी धमाके के बाद। अस्पताल परिसर के पश्चिम में एक खाली जमीन देखी जा सकती है, इसमें कोई खास अंतर नजर नहीं आता। अब अल अहली अस्पताल परिसर की यह तस्वीर देखिए। यह तस्वीर धमाके के बाद ली गई, जो अस्पताल का पार्किंग एरिया है। धमाके के बाद मौके पर जली हुई गाड़ियां दिखती हैं, जिसके आधार पर माना जा रहा है कि हमले में बहुत कम लोग हताहत हुए होंगे। अल अहली अस्पताल ब्लास्ट साइट के नजदीक से ली गई एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें वो जगह साफ साफ दिखती है जहां धमाका हुआ। पड़ताल में ब्लास्ट साइट का क्षेत्र 1 मीटर और धमाके से हुए गड्ढे की गहराई करीब 30 सेंटीमीटर बताई गई। इन तस्वीरों के जरिए अनुमान है कि अस्पताल में हुए धमाके की तीव्रता इतनी नहीं थी कि उससे 500 लोग हताहत हो जाएं। हालांकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि गाजा के अल अहली अस्पताल पर हुए हमले में 100 से 300 लोगों की मौत हुई। हालांकि ये अस्पताल ईसाई मिशनरी का है और इसके डॉक्टरों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो टेम्परेरी मॉर्चुरी के बीच खड़े होकर बड़े ड्रामाई अंदाज में की। इसके पहले ब्रिटेन के चैनल 4 ने एक वीडियो क्लिप के जरिए बताया कि उस रात एक रॉकेट को पहले आसमान में फटते देखा गया। इसमें पहले एक धमाका होता है, आसमान में फिर दूसरा, जो अस्पताल के कार पार्क में जाकर गिरता है और वहाँ आग निकलती देखी जा सकती है। इसके सबूत अभी नहीं है कि ये दोनों धमाके आपस में कनेक्टेड हैं या नहीं, और वहाँ हुए नुकसान को देखकर लगता नहीं कि ये कोई मिसाइल का हमला है। न गहरे गड्ढे हुए, न ही आसपास की इमारतों को कोई बड़ा नुकसान। पास के चर्च की तो खिड़कियां भी सलामत रही, पर यह जरूर हो सकता है कि आसमान में ही फट पड़ी मिसाइल यहाँ गिरी। उधर इजरायल की तरफ से ये बयान आया है कि ये काम फिलिस्तीनी टेरर ग्रुप इस्लामिक जिहाद का है। ये भी बताया कि पास के कब्रिस्तान से ये मिसाइल दागी गई, पर डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इतने पास से ये मिसाइल नहीं दागी गई। इसकी ट्रैजेक्टरी लंबी और ऊंची है और हॉरिजॉन्टल भी। उधर इस्लामिक जिहाद और हमास के लोगों का दावा है कि उनके पास मिसाइल का हेड सबूत के तौर पर है, पर उन्होंने दिखाया नहीं। 14 दिन की इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान गाजा का हुआ। 4000 लोग मारे गए। 23 लाख की आबादी में से 10 लाख पर खाने का संकट है। राहत सामग्री से भरे 100 ट्रक रफाह क्रॉसिंग पर फंसे हैं। गाजा का अब तक इतना बारूद गाजा पर बरस चुका है जितना 1945 में हिरोशिमा पर फटे एटम बम की यादें ताजा करने के लिए काफी है।
14 दिन से गाजा में गदर मचा है। घर, मकान, दुकान सब खंडर बन गए। एटम बम से जितनी तबाही होती है उसके बराबर बारूद गाजा में फट चुका, जो हिरोशिमा की याद दिलाता है। अठहत्तर साल पहले 6 अगस्त 1945 सुबह ठीक 8:15 अमेरिकी एयरफोर्स ने B-29 बॉम्बर से हिरोशिमा पर लिटिल बॉय एटम बम गिरा दिया। 43 सेकंड में यह हिरोशिमा से टकराया। बम 4000 किलो का था, जिसमें 65 किलो यूरेनियम था। 1,40,000 लोग एक झटके में मरे थे। गाजा में तबाही इतनी तो नहीं है, लेकिन हालात बुरे हैं। गाजा पर कितना बारूद बरसा, कितनी गोलियां चली, कितनी मिसाइलें दागी गई, रिपोर्ट डरावनी है। अभी तक गाजा पर इजराइल 6 टन से ज्यादा बारूद गिरा चुका है। गाजा पर 8000 बम अब तक फट चुके हैं। इजराइल 4000 ठिकानों को टारगेट कर चुका है। 11 लाख गाजा से विस्थापित हो चुके हैं। बमबारी में गाजा के 30% घर तबाह हो चुके हैं। 136 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्रों पर हमला हो चुका है। गाजा की 23 लाख आबादी में से 10 लाख लोग ऐसे हैं जो बिजली, पानी और दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। राहत सामग्री से भरे 100 ट्रक मिस्र के राफा क्रॉसिंग पर खड़े हैं। हवाई हमलों का हवाला देकर मिस्र ने ट्रकों के पहिए जाम कर रखे हैं, यानी मिस्र राफा क्रॉसिंग से ट्रकों को गाजा में एंट्री नहीं दे रहा। राफा क्रॉसिंग गाजा पट्टी के दक्षिण में एक बॉर्डर क्रॉसिंग है। इजराइल और मिस्र बॉर्डर के बीच एंट्री पॉइंट है, लेकिन राफा का एंट्री गेट मिस्र की तरफ है। मिस्र के पास इस क्रॉसिंग को खोलने का अधिकार है। राफा क्रॉसिंग गाजा पट्टी को मिस्र के सिनाई रेगिस्तान से जोड़ती है। गाजा पट्टी के पास एक और बॉर्डर है, केरम शलोम। इसका इस्तेमाल कारोबार के लिए होता है। 7 अक्टूबर के बाद से दोनों बॉर्डर बंद है। मिस्र ने राफा क्रॉसिंग पर खड़े 20 ट्रकों को गाजा भेजने की हामी भरी थी, जिनमें दवा और जरूरी सामान है, लेकिन अब तक इन ट्रकों के पहिए आगे नहीं बढ़े हैं। सवाल है, क्या दुनिया गाजा को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देगी? एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और बात कर रहे हैं गाजा पट्टी और हमास के हमलावरों की, जिन पर नजर बनाए रखने के लिए इजरायली सेना गाजा बॉर्डर पर लगातार निगरानी कर रही है। गाजा बॉर्डर पर इजरायली सेना मौजूद है, जो हमास के आतंकियों को चुन चुन कर ढेर कर रही है। वॉर जोन से डिफेंस एडिटर आशीष सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। सभी चैनल्स ने आपको अब तक रिपोर्टिंग बताई, इजराइल गाजा बॉर्डर के इतने पास से उतने पास से। हम भी लगातार कुछ दूर थे, लेकिन अब एबीपी न्यूज़ पहला भारतीय चैनल है जो इजराइल के फेंस को पार कर, ये देखिए मैं अब आ गया हूँ इजराइल की सीमा को पार करके गाजा की तरफ, और ये एक बफर जोन है। मेरे कैमरामैन इस समय, कैमरामैन मान इजराइल में है और मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ इस समय गाजा की ज़मीन से। और एग्जैक्टली यही चीज़ है जिसने इस पूरे टेंशन को लगातार बहुत ज़्यादा हाइटेंड किया हुआ है। इस तरह से फेंसिंग की गई है। अभी फ़िलहाल जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है इस फेंस के अंदर में, कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे, ये पूरा का पूरा फेंस में इलेक्ट्रिक शॉक है, इलेक्ट्रिक करंट है। अभी उसे डिस्कनेक्ट किया गया है जब हम यहाँ पर पहुँचे, और इस तरह से हम यहाँ पर आपको ताकि रिपोर्ट करके बता पाएँ। मेरे कैमरामैन मान आपको ठीक डायरेक्टली हम आपको उस बंगले के ऊपर दिखाएंगे जहाँ पर कि सीधे वो देखिए जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं, स्नाइपर्स हैं, वो अपना पोजीशन लेके रखे हुए हैं यहाँ पर, ताकि हमास की तरफ से अगर किसी भी तरह का अटैक हो तो वो सबसे पहले हमास की तरफ वो फायर कर पाए। मैं आपको एक गाड़ी दिखाऊंगा जो कि कुछ मिनटों के लिए यहाँ पर डिप्लॉय होती है, ताकि गाज़ा पर जो एक डायरेक्ट विज़न कहते हैं वो एक डायरेक्ट विजन रख पाएँ, और वहाँ से वो गाड़ी कुछ ही मिनटों बाद तुरंत हट जाती है, क्योंकि अगर वो गाड़ी वहाँ पर ज़्यादा समय तक रही तो वो हमास द्वारा जो रॉकेट्स दागे जा रहे हैं, ये देखिए अब हट रही है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की ये गाड़ी कुछ समय के लिए जाती है वहाँ पर इस ज़मीन में गाज़ा की तरफ, और फिर वापस आ जाती है, क्योंकि अगर इन्होंने 1.5 से 2 मिनट या 3 मिनट से ज़्यादा का समय बिताया तो फिर हमास की तरफ से रॉकेट उस गाड़ी पर आना आप तय मानिए। और यही वजह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन है। इनफैक्ट हमें काफ़ी कुछ यहाँ पर लाया गया। जब इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा एक्सेस दिया गया एबीपी न्यूज़ को, तब ये बताया गया, उन्होंने पहले पूरा चेक किया, रेकी किया कि किसी तरह के रॉकेट पोजीशन में तो नहीं है। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद में ही हमें यहाँ कुछ मिनटों का एक्सेस मिला है। और अब मैं गाज़ा पट्टी की ज़मीन से अब इजराइल की ज़मीन की तरफ आ चुका हूँ।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।